गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम आए हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसे कल हमने पढ़ा था, लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स पढ़े थे, उसके फंक्शंस पढ़े थे, हमने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो इन सब के बाद आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फायोल्स 14 प्रिंसिपल। ठीक है। तो आप सब जो जानते हैं उनके प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं? सिद्धांत। ठीक है। सिद्धांत मतलब कि हमें एक फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हम अगर किसी भी सिचुएशन में हमें कुछ सिचुएशन को डील करना है तो हम एक फेयर तरीके से उसका जो रिजल्ट है वो ला सकें। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल्स बहुत हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रुथ, जो सच होता है, जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती, जैसा दिख रहा है वैसा होना चाहिए, एक फेयर। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल मैनेजमेंट और ये फायोल्स 14 प्रिंसिपल दिए हुए इन्होंने, फायोल ने। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? फ्योर प्रिंसिपल्स सर्व एज ए गाइड टू थॉट एंड एक्शन। मतलब ये एक गाइड है, मतलब हम हेल्प करते हैं किसके लिए? जो हम सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, हमें थॉट्स के लिए, हम एक्शन, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, हम सोच रहे हैं, और ये सोच रहे थॉट के लिए और एक्शन के लिए हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर गिवन सिचुएशन। मतलब कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो कि हमें किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, बट ये हमें क्या करेंगे? हेल्प करेंगे कि हमें फेयर तरीके से एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करके हम उनको ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके 14 प्रिंसिपल्स करेंगे। ठीक है। हम टर्न बाय टर्म सब क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं यार डिवीजन ऑफ लेबर, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? मतलब कि अगर कोई भी हम काम है अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक एम्प्लॉय को सारा फंक्शन, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दे दें, उसको एग्जीक्यूटिव दे दें, ऑपरेशनल, वो अगर सारे काम एक साथ करेगा तो वो उसकी एफिशिएंसी की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी काम है, उसको डिवाइड करके दो। जैसे हमें कोई भी काम करना है, जैसे सपोज करो हमें कुछ असाइनमेंट्स वगैरह बनाने हैं, या कोई हमें ग्रुप टास्क दिया गया है, तो हम ग्रुप टास्क को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमें कोई रिसर्च करने हैं किसी टॉपिक पे, तो हम कईयों को बोलते हैं आप प्रॉब्लम ढूंढो, कहीं को बोलते हैं आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे, कहीं को बोल रहे हैं हमने आप परमिशन लेटर्स लोगे। ये सब डिवीजन ऑफ लेबर है कि कोई भी काम है वो आसानी से और एक अच्छे रिजल्ट में एक अच्छे टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अगर हम इसके हिसाब से चलें तो क्या बोलेंगे? इट इज ए डिविजन ऑफ लेबर क्या बोलता है कि वर्क ऑफ ऑल काइंड ऑफ मस्ट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड एंड अलॉटेड इन वेरियस पर्सन। मतलब भाई जैसे हमारे पास 10 मेंबर हैं, हम सारे काम है जो 2 या 3 का ग्रुप बना के डिवाइड कर दो। रेटिंग का काम आप कर दो, प्रिंटिंग का आप कर दो, जो आपके और कोई टाइपिंग वगैरह वो आप कर दो सच में। ठीक है। तो ये डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है। तो आगे सब डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स इट सिंपल एंड रिजल्ट इन एफिशिएंसी। मतलब वही है कि अगर हम डिवाइड करेंगे, हम ग्रुप्स में सब डिवीजन करेंगे, तो उससे क्या होगा? मतलब एफिशिएंसी आएगी। ठीक है। हेल्प्स इन एक्वायरिंग स्पीड एक्यूरेसी इन हिज परफॉर्मेंस। मतलब वही कि कोई भी अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो कोई भी टास्क है उसमें स्पीड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। अगर एक इंसान एक काम जो उसको आसानी उसको करेगा तो वो इजिली कर लेगा। अगर उसको एक इंसान को सारे काम दिए जाएंगे, एफिशिएंसी तो कम होगी, पर वो अच्छे से कर भी नहीं पाएगा। जो हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी हमारे अकम्प्लिश नहीं होंगे। तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब डिवीजन ऑफ लेबर की कोई भी काम है हमें डिवाइड करके देना चाहिए सबको, जितने मेंबर्स हों, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आ सके, हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड। ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अथॉरिटी क्या होती है कि हमारे पास राइट है टू गिव ऑर्डर्स अप टू सबऑर्डिनेट्स। जितने हमारे जूनियर्स हैं हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं कोई भी टास्क करने का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है? अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। और जिस बंदे के पास अथॉरिटी होती है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पास अथॉरिटी भी होती है। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ मिल के ही चलती हैं। ठीक है। आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इफ अथॉरिटी इज गिवन टू ए पर्सन, ठीक है, ही शुड ऑल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल।
समझ रहे हो कि अगर हम किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है किसी टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को एक छोटा सा काम दे रहे हैं कि आपको ये फाइल बनानी है, ठीक है, तो आप अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे सकते हो, तो उसके पास अथॉरिटी भी है और वो उसको काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है वाइस वर्सा, और जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए उसके पास अथॉरिटी भी है, तो ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। अथॉरिटी क्या बोलती है? अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ सुपीरियर टू गेट एग्जैक्टनेस फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट्स। मतलब कि अथॉरिटी क्या क्या राइट देती है सुपीरियर को कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे एग्जैक्टनेस को पूछ सकता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो उनसे कोई भी अपने ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब असाइन। जो आपको काम दिया गया है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है, ठीक है, वो आपकी मजबूरी भी है, ऑब्लिगेशन, कि आपको वो करना ही जो आपको दिया है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेवार हो, अकाउंटेबल हो, ठीक है। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है। क्या अथॉरिटी अगर हम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे, तो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो सकता है कि हमने जो टास्क दिया गया है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेयरएज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स द पर्सन इनफेक्टिव। भाई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की भी ना तो भी इनफेक्टिव होगा, ठीक है। आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या है कि मेनली अकाउंटेबिलिटी और राइट्स हैं कि हम अथॉरिटी का क्या मतलब है कि हम राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सबॉर्डिनेट्स जिनको टास्क दिया उसका, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटेबल, अगर आपको कोई भी टास्क दिया जा रहा है आप उसके लिए जिम्मेवार हो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रोल होता है मैनेजमेंट में कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बिना भी कोई भी टास्क पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है फेयोल्स का। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि हमें अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा एक ही सीनियर होना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई टास्क दिया गया है, अगर आपको एक ही जगह से ही कमांड आएगी तो आप उसको अच्छे से कर सकोगे रिस्पॉन्स। अगर आपको काम मिल गया, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको टास्क करना है, जैसे आपको रोल प्ले करना है कहीं, है ना, तो उसके लिए सब कुछ तैयार है, ऊपर से आपको 3 बंदे ऑर्डर दे रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। आपको हम किसका ऑर्डर फॉलो, कोई कुछ बोले, कोई बोलेगा भाई पहले हमें परफॉर्मेंस दिखाओ, दूसरा बोल नहीं यहाँ से करो, मतलब कि ओच पोच ही रहेगा, ठीक, कंफ्यूजन रहेगी, चाउस रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो नहीं होंगे, और हमारा जो नॉर्मल प्लानिंग होगी उससे हम डेविएट हो गए, किसी गलत रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, हमारे जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन बॉस एट ए टाइम। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने ऑर्डर एक ही बॉस से लें एंड एक ही बॉस के लिए वो अकाउंटेबल हों, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो हमें अचीव हो सके, ठीक है। और हम आगे बात करें तो क्या कहता है, जो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहते हैं क्रिएट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मतलब कि हार्मोनियस मतलब अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकती है अगर यूनिटी ऑफ कमांड हो, हमारे रिजल्ट तो अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप होगी। क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ड्यूल सबऑर्डिनेशन है शुड बी अवॉइड, ठीक है। अगर ये ड्यूल सबऑर्डिनेशन होता है कि आपको दो जगह पे काम देना है या 2 जगह से ऑर्डर आ रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज इट अंडरमाइंस अथॉरिटी को अंडरमाइन कर, मतलब अथॉरिटी को कम कर, उसको नेगेटिवली प्रूव करता है। कैसे कि जैसे अथॉरिटी में क्या होता है, आपसे राइट टू ऑर्डर है, ठीक है। अगर ड्यूल सबऑर्डिनेशन हो रही है तो अथॉरिटी तो रहेगी नहीं ना एक बंदे के पास, तो जो हमारा रिजल्ट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। बीकन डिसिप्लिन तो होगा ही। अगर आपको पता नहीं चला आपको करना है कि आपको किसका ऑर्डर फॉलो करना है किसका नहीं करना है, तो डिसिप्लिन आपका वीक होगा ही। डिवाइड्स लॉयल्टी आपको कोई काम करे लॉयल हो, अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो आपकी वो लॉयल्टी भी लूज हो जाएगी। कंफ्यूजन तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, आपको 3 जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं, आपको पता चला मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूँ, ठीक है। डिले एंड लीड्स है, डिले एंड लेट टू चाउस, मतलब भाई अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आपको डिले होगा ही, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको समझ नहीं कि आपको करना क्या है, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड डिले एंड लेट टू चाउस, मतलब कन्फ्यूजन रहेगी। ओवरलैपिंग एफर्ट्स, क्या पता आपको आपके बॉस ने ऑर्डर दिया, आपका एक बॉस ए है उसने ऑर्डर दिया आपको कि कोई फाइल बनानी है सपोज करो, तो आपने बना ली, अब बी भी वही दे दे, आप दोबारा बना लो, इतने बात ये तो मैंने पहले बना दी थी, क्या ओवरलैपिंग एफर्ट्स होगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड कि हमें जो सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड वी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन बॉस एट ए टाइम, मतलब एक ही बंदे का काम एक बंदे के अंडर ही काम करें, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना आए, डिसिप्लिन वीक ना हो और अथॉरिटी भी अंडरमाइन ना हो, ठीक है। हम अगले वाले प्रिंसिपल पे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है?
मतलब कि वन हेड है एंड देयर शुड बी वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब है कि वन हेड वन प्लान और जिनके सेम ऑब्जेक्टिव्स हों, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी आपको काम दिया गया है, कोई भी ग्रुप है, उसमें अगर एक ग्रुप कोई ग्रुप्स हैं जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, तो उनको एक ही बंदा अपने ऑर्डर्स दे करने के लिए, ठीक है, जिससे एक अच्छी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट रिजल्ट आ सके, ठीक है। ठीक है, क्या कहते हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है। जितने भी सेम एक्टिविटी उनको इकट्ठा किया जाए तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमन गोल। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स उसके मेंबर्स के जो भी एफर्ट्स हैं वो हमेशा एक ही गोल को अचीव करने की तरफ होने चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करें सभी। ये ना हो कि मैनेजर कुछ और बोले, एग्जीक्यूटिव मैनेजर कुछ और करे, वर्कर्स कुछ और करें। अगर ऐसा हुआ तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट कभी आएगा नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर हमारा हम एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट वो कभी नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट गेन कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, विदाउट यूनिट डायरेक्शन, ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। मतलब वही, अगर डायरेक्शन है तो यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि हम सभी एक काम नहीं कर पाएंगे, यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इससे हमारा रिजल्ट अचीव नहीं होगा अगर हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। हम अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये वाला प्रिंसिपल क्लियर होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब वन हेड वन प्लान, मतलब कि हमें एक ही डायरेक्शन में काम करना है। अगर हमारा गोल, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल है एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी प्रिंसिपल। ये फॉयल का फिफ्थ प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि नॉट डिस्क्रिमिनेशन, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सिंपली अगर मैनेजमेंट, हम किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टाफिंग में, ठीक है, हम एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं, तो हम जितना भी स्टाफ है उसको उसके काबिलियत, ठीक है, उसकी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग ही हम उसको टास्क दें, ठीक है, कोई भी, ठीक है, जिससे उसको डिस्क्रिमिनेशन ना फील हो, ठीक है। इसका मतलब इक्विटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस। मतलब कि हम फेयरनेस, काइंडनेस और जस्टिस से हम सब साथ ट्रीट, ठीक है। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड इक्विटी इफ डिवोशन इज एक्सपेक्टेड आता है। मतलब कि हम एम्प्लॉय के साथ अच्छे ट्रीट करना है, काइंडनेस इक्विटी से, ताकि उनका डिवोशन हो तो वो भी ना हो, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल वाइल डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट। मतलब कि जो मैनेजर्स है वो अपने सबऑर्डिनेट इस तरफ फेयर और जस्टिस के द्वारा ट्रीटमेंट करें, ठीक है, जब ये उनके साथ डील करें, ताकि जो इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो हो, ठीक है। और अगर इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो होगा तो ऑब्वियस है कि बिलोंगिंगनेस, कीनेस की फीलिंग आएगी सभी ऑर्डिनेट्स में और एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आपको इक्विटी प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी कास्ट के बेस पे भी, किसी भी जेंडर के बेस पे, किसी और पॉइंट को लेके हमें डिस्क्रिमिनेट, हमें सबके साथ इक्विटी से पेश आना है, ताकि हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेविएशन ना आए और हमारा एक कॉमन गोल जो हमने प्लान किया था वो हमें अचीव हो, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या था कि प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। मतलब कि अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम कोई भी टास्क करें उसको प्रॉपर अरेंजमेंट होना है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, सबसे पहले हम किसका करेंगे, हिस्ट्री लेंगे ना। सबसे पहले काम क्या है, हिस्ट्री है उसकी, जो इक्विपमेंट चाहिए वो मंगाएंगे, जो उसके वाइटल चाहिए वो करेंगे, सब हमने ऑर्डर से करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बोलता है कि प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। हमारे पास दो ऑर्डर आते हैं, एक मटेरियल ऑर्डर, एक आता है सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में क्या आता है कि इसमें आता है हमारा कि सेफ एंड अप्रोप्रिएट, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी आर्टिकल। मतलब जो भी आर्टिकल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, कमोडिटी है, उन सबको एक प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करना है, ठीक है। सोशल ऑर्डर में आता है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मोस्ट सुटेबल पर्सन ऑन द सुटेबल जॉब। मतलब कि इसका आता है सोशल ऑर्डर का आता है कि हमें
एक सूटेबल पर्सन को उसके एक सूटेबल जॉब पे प्लेस करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट उसकी ऐसी जगह में जहाँ पे वो सूटेबल हो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया ऑर्डर कि प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। इसमें दो आते हैं मेनली, एक मटेरियल ऑर्डर आता है, एक हमारा सोशल ऑर्डर आता है। मटेरियल ऑर्डर क्या आता है कि भी हमारे पास एकमोडिटी है, कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी आर्टिकल उनको प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करना है। और सोशल ऑर्डर में क्या आता है, सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ मोस्ट सूटेबल पर्सन एट द सूटेबल जॉब, ठीक है। जब को क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आप सबको पता है। डिसिप्लिन क्या है, सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रूल्स को फॉलो करना, एक अपने काम में सही होना, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ जो रूल्स है उनको ऑब्जर्व करना अच्छे से, एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्राइज, जो भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है। डिसिप्लिन सिंपली है, डिसिप्लिन आपको पता है ये सिंसियरिटी होती है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। इक्विटी भी डिस्टर्बेंस होगी, हमारी यूनिटी भी डिस्टर्बेंस होगी, यूनिटी ऑफ एक्शन भी सब हमारा, और हमारे गोल्स हो गए वो हमारे अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है, कभी भी। क्या कहता है कि डिसिप्लिन अप्लाइज दैट सबऑर्डिनेट शुड रिस्पेक्ट दियर सुपीरियर्स एंड ओबे देयर ऑर्डर्स। मतलब भाई कि जितने भी सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपस में अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करें। सबऑर्डिनेट्स वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, और जो हमारे सुपीरियर्स वो भी उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आए, तभी ही डिसिप्लिन डेवलप होगा, ठीक है। तो आई होप आपको डिसिप्लिन प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक हमें वर्कर्स हैं जो भी हैं, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल पे हैं, उनमें हमें एक उत्सुकता उत्पन्न मतलब एक जगानी है कि जिससे वो अपने वर्क को अच्छे से करें, ठीक है। उनमें एक इंटरेस्ट क्रिएट हो कि काम करना है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। इनिशिएटिव इज ईगरनेस और इनकरेजमेंट, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इनकरेजमेंट और इनकरेजिंग द वर्कर्स टू वर्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इट मीन्स ईगरनेस टू इनिशिएट एक्शंस विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। मतलब उनमें एक उत्सुकता करनी, इस तरीके से उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि उनको हम बिना बोले ही वो हमारा काम करें, ठीक है, बिना बोले ही वो काम करें। इसमें इनिशिएटिव में क्या था, उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया, उनको रिवार्ड्स दिए जाए, उनको प्रेशर दिया जाए ताकि वो अपना काम अच्छे से इंटरेस्ट से करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इट्स एम्प्लॉयज टू सजेस्ट आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड न्यू मटेरियल ऑफ वर्क मेथड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो मैनेजमेंट है अपने एम्प्लॉयज है, ठीक है, जो ऑपरेशन लेवल उनको एंगेज करे अपने साथ। कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई फाइनेंस करनी है, कोई इक्विपमेंट्स करने, उनको एंगेज करे, उनके आइडियाज ले, ठीक है, ताकि उनमें एक एगरनेस आए काम करने का और उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, काम अच्छे से होगा और मैनेजमेंट अच्छे से होगी, और हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होंगे वो भी अच्छे से अचीव होंगे, ठीक है। क्या करता है कि इनिशिएटिव हेल्प्स इन डेवलपिंग एटमॉस्फेयर ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखो उनको एंगेज कर रहे हो, ठीक है, अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वर्कर्स को, एग्जीक्यूटिव मैनेजर अपने साथ वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो ऑब्वियस है कि ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो ये भी एक डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास सामने आएगा ही, ठीक है। जब आपको समझ आई बात इनिशिएटिव की, आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, 9th, दैट इज फेयर रिम्यूनरेशन। ये एक अलग टाइप का कंसेप्ट है, आपने पढ़ा भी होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा तो हम आपको समझा देंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने। हम बढ़ते हैं इस प्रिंसिपल की तरफ। फेयर रिम्यूनरेशन क्या था, फेयर मतलब एक सही तरीके से, रिम्यूनरेशन मतलब वेज, उसकी जो इनकम होती है, जब सैलरी बोल सकते हैं, जो वेज और सैलरी, एक सही सैलरी उसकी काबिलियत पे, ठीक है, उसके एक्सपर्टाइज पे, वो जो डिजर्व करता है वैसे ही उसको सैलरी मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं ये फेयर रिम्यूनरेशन, मिनिमम वेज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पे एम्प्लॉय। मतलब कि कम से कम जिस पे को अब वो हकदार है, जिसका वो डिजर्व कर रहा है, वो उसको मिलनी ही चाहिए, ठीक है। फेयर रिम्यूनरेशन शुड बी फेयर, एक रीजनल प्राइस होना चाहिए, अगर वो जिसका वो काबिल है वो मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री, उससे सेटिस्फाई भी होना चाहिए जो उसको सैलरी मिली, एंड रिवार्डिंग ऑफ द एफर्ट्स, जितने काम कर रहा है वैसे रिवार्ड भी मिलने चाहिए उसको, ठीक है। यदि फेयर रिम्यूनरेशन, ठीक है। फेयर क्या बोलता है इसमें, फेयर रिम्यूनरेशन में फेयर आल्सो रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ अदर बेनिफिट्स। कहता है फेयर रिम्यूनरेशन में वो अदर बेनिफिट्स देने के लिए बोलता है एम्प्लॉयज, जैसे फ्री एजुकेशन होगी, मेडिकल फैसिलिटीज, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और अदर पॉलिसीज जो वर्कर्स
वर्कर्स की डेवलप करें, वर्कर्स को एक फाइनेंशियली हेल्प करें, ठीक है, जिससे एक फेयर रेम्यूनरेशन होगी तो हमारा ऑब्वियस है कि वर्कर भी अच्छे से काम करेंगे, उनका ट्रस्ट बना रहेगा और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें अचीव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर होगा, फेयर रेम्यूनरेशन। हम आगे बढ़ते हैं 10th प्रिंसिपल हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। ठीक है, हमारा अगला प्रिंसिपल है स्केलर चेन। ठीक है, ये हमारा 11th प्रिंसिपल है। इसमें एक कंसेप्ट आ गया आपको गैंग प्लैंक। मैं को सबसे पहले गैंग प्लैंक समझाता हूँ ओवरव्यू से। गैंग प्लैंक होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, इधर ई है। ठीक है, ये एरो आ रहा है सपोज करो। ठीक है, ए हैं जो आपके, वो आपके टॉप लेवल के हैं, बाकी सारे आपके मिडल एंड लोअर लेवल के सारे। ठीक है, अगर ए को कोई ऑर्डर देना है वो बी को देगा पहले, फिर सी को, ऐसे पास होगा ना चेन में। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपको सी को कांटेक्ट करना है, ठीक है, सी को कांटेक्ट करना है जनरली ए से, तो जहाँ ई से करना है। ठीक है, अगर सी को ई से कांटेक्ट करना है तो वो मैं रूटीनली कौन सा पाथ फॉलो कर, सी से बी तक जाएगा, बी से ए तक जाएगा, और ए से बी तक जाएगा, डी तक जाएगा, और डी से ई तक जाएगा। ठीक है, जी उसका लॉन्ग पाथ। पर ये क्या होता है, कई बार ये फायदेमंद नहीं होता, तो सी कैसे क्या करेगा, सी इधर से चाहे सीधा बी तक जाएगा, शॉर्टकट लेगा। ठीक है, और बी से ई तक जाएगा। जो ये शॉर्टकट है ना, इसको ही हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक, मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट, मतलब है कि एक चेन होती है सुपीरियर से जूनियर की तरफ जाने की, अपने कम्युनिकेट करने की, अपनी पॉलिसीज को आगे बताने की, अपने मैसेज को डिलीवर करने की। ठीक है, एवरी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, मैसेज, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा हैज टू पास थ्रू स्केलर चेन। एक चेन होती है, उसके थ्रू सारा पास होता है। ठीक है, ठीक है, दिस पाथ कैन बी कट शॉर्ट एंड दिस शॉर्टकट इज नोन एज गैंग प्लैंक। मतलब कि इस पाथ को हम कट करके शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ए से बी, बी से सी, ठीक है, और ए से डी, ए से ई। अगर सी वाले को ई तक जाना है तो ऐसे नॉर्मली वो ए से सी से बी, बी से या ए से फिर डी ई की तरह गया, वो लंबा रास्ता पड़ जाएगा। उसको शॉर्टकट अपनाना है, सीधे सीधा बी से कनेक्ट कर, बी से सीधा ई, तो इससे टाइम बचेगा और शॉर्टकट भी हो जाएगा। और इस शॉर्टकट को क्या बोलते हैं हम, गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो गैंग प्लैंक क्या है, गैंग प्लैंक क्या है कि टेम्परेरी अरेंजमेंट है बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स टू फैसिलिटेट क्विक एंड इजी कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है कि एक टू डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है जिससे हमारा इजी कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, जैसे तो दिया ए बी सी डी, ठीक है, तो ई डी जी, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये इसके शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, अगर डी को ठीक है जी से कनेक्ट करना, वो क्या करेगा, नॉर्मली वो ये वाला रूट फॉलो करेगा। बट गैंग प्लैंक वाला कैसे शॉर्टकट कर सकता, डी से ई, ई से जी तक जाएगा। ठीक है, जी आप पॉइंट समझ गए होंगे आई होप। ये क्या करता है, इट क्लैरिफाइज, गैंग प्लैंक क्लैरिफाइज दैट मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, मतलब कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सीधी, रादर देन रिजिड। ठीक है, तो रिजिडिटी नहीं है कि आपको यही पाथ फॉलो करना है, एक फ्लेक्सिबल, आप इधर से इधर या इधर से इधर। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये मैंने अच्छा समझाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम 12th प्रिंसिपल कर रहे हैं अभी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से, तो टर्म, अगर आपकी टर्म क्लियर होगी तो आपका आगे भी क्लियर हो जाएगा। सबऑर्डिनेशन कहता है कि एक्ट ऑफ प्लेसिंग इन ए लोअर रैंक, मतलब आपको किसी अपने आप को किसी के अधीन, किसी के अंडर प्लेस करना। ठीक है, आपको अपने सुपीरियर के अंडर प्लेस करना। ठीक है, समझिए। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि इंडिविजुअल है, उसको अपने इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के अधीन करना पड़ेगा। मतलब कि जिसका जो, अगर फॉर एग्जांपल वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट और एक इंडिविजुअल बेनिफिट, इन दोनों के बीच में सबसे जो जिसको मेन प्रेफरेंस दी जाएगी वो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को दी जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ऐसे होना चाहिए कि जिससे एक इंडिविजुअल का बेनिफिट भी हो। ठीक है, अगर इंडिविजुअल अपना बेनिफिट सोच के ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो जो इस प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की उल्लंघना कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, वो इसको डिसोबे कर रहा है। अब ये बात समझ गए कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि जो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हमेशा सबऑर्डिनेट रखना है किसके अंडर, जनरल इंटरेस्ट के। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, ठीक है, आप है ना, और एम्प्लॉयज हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स भी ऐसे अचीव होने चाहिए कि जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हों। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हों वो खराब ना हो, उनका जो रिजल्ट है वो डिजायर्ड ही आए, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया हो, कोई भी नेगेटिविटी ना आए, ठीक है। ये क्या स्टेट करा जी प्रिंसिपल, स्टेट्स दैट जनरल इंटरेस्ट इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। वही कोई जनरल इंटरेस्ट है वो उसको हाई प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मैनेजर मस्ट ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इन सच ए वे मैनर दैट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो अचीव्ड। इसका मतलब कि मैनेजर को ट्राई करनी चाहिए कि वो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करे जैसे इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों, ठीक है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इंडिविजुअल मस्ट सैक्रिफाइस हिज ओन इंटरेस्ट, कि अगर आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है जनरल इंटरेस्ट से, तो इस टाइम इसको सैक्रिफाइस करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देनी होगी उसके गोल्स को अचीव करने में। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा, मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। अगर नहीं आएगा आप कमेंट में कर बता देना, मैं आपको एक दोबारा से वीडियो बना लूँगा इस पर, ठीक है। हम अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल 13 एस्पिरिट डी कॉप्स, मतलब टीम स्पिरिट, सिंपली बात है, ठीक है। टीम स्पिरिट क्या है कि एक ग्रुप का तालमेल, अगर टीम स्पिरिट होगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो पता ही है। टीम स्पिरिट हमारा जो मैनेजमेंट है ये एक ग्रुप टास्क है, सिंगल तो है नहीं, तो टीम स्पिरिट इज एसेंशियल टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हार्मनी इन द ग्रुप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर्स, तो टीम स्पिरिट में आती है कि हार्मनी, ग्रुप में हार्मनी होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो ऑब्वियस है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, मैनेजमेंट अच्छी होगी। इंस्पायर्स वर्कर्स टू वर्क हार्डर, टीम स्पिरिट इंस्पायर करती है वर्कर को वर्क हार्ड करने में, ये तो ठीक है, सिंपल है, ठीक है। फेयर क्या बोलता है कि फेयर एक कॉशन देता है, फिर कॉशन क्या देता है कि मैनेजर अगेंस्ट डिवाइडिंग द एम्प्लॉयज, कॉशन द मैनेजर्स अगेंस्ट डिवाइडिंग, मतलब वो कहता है कि एम्प्लॉयज को डिवाइड ना किया जाए, किसमें, कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स में। अगर कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देंगे वो क्या डैमेज कर देगा किसका, मोरल ऑफ वर्कर्स, मोरल ऑफ वर्कर होगा जो उनका जो मोरल्स होंगे उनको डैमेज करेगा। इसके वजह से क्या होगा, वो उनका जो इंटरेस्ट को उसको लूज कर देंगे, ठीक, काम करने का। तो एनकरेज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टीम स्पिरिट में एनकरेज करो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, एंथुसियाज्म क्रिएट करो, उनमें एक अपने की फीलिंग क्रिएट करो, ठीक है, कीनेस। आई होप आपको टीम स्पिरिट भी क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो भी आपकी अथॉरिटी है, ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो सिर्फ किसके पास है, टॉप लेवल के पास है, ठीक है, टॉप लेवल। इस चीज को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होगा, आप किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी, ऑपरेशन लेवल पे भी, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी, आप जिस जगह पे जैसा चीज सूट कर रही है आप वैसे अथॉरिटी दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट टॉप लेवल एंड कंसंट्रेशन अथॉरिटी एट टॉप लेवल, ठीक है। ऐसे हम सेम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, गिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी अथॉरिटी दे दो आप, जिसको सही लगे, पर अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे वो सिर्फ टॉप लेवल के पास अथॉरिटी रहेगी डिसीजन मेकिंग की, ओके। हम नेक्स्ट केयर पॉइंट है, एनीथिंग विच इंक्रीजेज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इज डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा रोल इंक्रीज करती है, एंड एनीथिंग विच डिक्रीजेज इट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होगी तो वर्कर्स होंगे या हमारे सबऑर्डिनेट्स, उनका रोल हो जाएगा अंडर सीनियर के अंडर काम करना है, ठीक है। जब समझ गए होंगे कि सेंट्रलाइजेशन, आई होप हमने जितने भी प्रिंसिपल अभी तक पढ़े हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए हमें, ठीक है, जिससे हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। थैंक यू।